तो हम वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस इन्फेक्शन की बात करें तो ये कि हर्पीस वायरस है जो कि डीएनए एनवेलप्ड वायरस है। ठीक है, उसके अलावा वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस इन्फेक्शन के ना हमारे पास दो डिस्टिंक्ट डिजीज़ होती हैं। एक होता है हमारे पास प्राइमरी इन्फेक्शन और एक होती है सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन में जो है ना ये क्या करवाता है, चिकन पॉक्स करवाता है। ठीक है, जो कि हमारे पास किससे हो रहा है, वेरिसिला वेरिएंट से हो रहा है। इसके अलावा सेकेंडरी इन्फेक्शन में हमारे पास शिंगल्स करवाता है जो कि हर्पीस ज़ोस्टर वायरस से हो रहा है। तो ये दो वेरिएंट्स आपने याद रखते हैं, ये अक्सर पूछते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं चिकन पॉक्स वायरस की, चिकन पॉक्स की बल्कि, जो कि प्राइमरी इन्फेक्शन है वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस इन्फेक्शन का। चिकन पॉक्स में मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा कि रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से जो है ना ये फैलेगा, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से। सेकेंडली अगर इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो वह है 11 to 20 डेज। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम लोग बात करें, उनके क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग को टीयर ड्रॉप वेसिकल्स मिलेंगे, टीयर ड्रॉप वेसिकल्स मिलेंगे जो कि हमारे पास सेंट्रीपीटल डिस्ट्रीब्यूशन में होंगे। मतलब कि पहले ये हमारे पास ट्रंक पे अपेयर होंगे, फिर बाद में लिम्स पे होंगे, सेंट्रीपीटल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, पहले ट्रंक पे होंगे, उसके बाद जो है ना लिम्स पे होंगे। सेकेंडली ये हमारे पास जो ये टीयर ड्रॉप वेसिकल्स है ना सीवियरली इच होंगे, प्रोराइटिक होंगे, इसमें बहुत इचिंग होगी, इंटेंसली इच होंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ना वेरी कर सकते हैं, मतलब कि पहले ये स्मॉल पिंक मैक्यूल्स बनेंगे, उसके बाद वेसिकल्स में कन्वर्ट होंगे, फिर उसके बाद पिस्ट्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। ये इनकी प्रोग्रेशन है कि कैसे प्रोग्रेसिव होंगे। सबसे पहले मैक्यूल्स होंगे, फिर वो कन्वर्ट होंगे वेसिकल्स में, फिर पिस्ट्यूल्स में। ठीक है, इसके अलावा जो है ना इनमें न्यू क्रॉप लीजन्स भी फॉर्म होती हैं, न्यू क्रॉप लीजन्स जो कि जो है ना एवरी 2 to 4 डेज़ के बाद अपेयर होंगी और फीवर के साथ एसोसिएटेड होंगी। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, अगर कॉम्प्लिकेशंस की तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी स्क्रैचिंग करने की वजह से, मोस्ट कॉमनली कि इनमें इचिंग होती है ना, प्रोराइटिक होते हैं बहुत ज़्यादा, तो सिवियरली इचिंग की वजह से जो है ना स्क्रैचिंग की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, नमूनिया हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, इंसेफेलाइटिस हो सकता है। ठीक है, और अगर ये प्रेगनेंसी में जो है ना चिकन पॉक्स हो रहा है तो मैटरनल इन्फेक्शन अर्ली प्रेगनेंसी में, तो ये डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ करवाएगा फीटल में, आई की, सीएनएस की, लिम्स की। ठीक है, अगर ये हमारे पास मैटरनल इन्फेक्शन विद इन 5 days ऑफ डिलीवरी हो रहा है तो ये न्यूनेटल वेरिसेला भी करवा सकता है और मैसिव विसरल इन्वॉल्वमेंट के साथ करवा सकता है, और हिमरेज भी हो सकती है। तो हमें अपने याद रखने की प्रेगनेंसी में भी ये प्रेगनेंसी में अगर हो रहा है तो न्यूनेटल को बहुत अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, एबनॉर्मलिटीज़ करवा सकता है। मैनेजमेंट क्या करने हमने इसको, बेसिकली इनमें पेशेंट में हम लोग एंटी वायरल ड्रग्स देंगे, एंटी वायरल देंगे। ठीक है, अब एंटी वायरल ड्रग्स जो है ना देनी कैसे है, इनमें एंटी वायरल्स हैं कौन कौन सी, पहले हमारे पास एसाइक्लोवीर है, एफएमसीक्लोवीर है। अगर हमारे पास पेशेंट जो है ना इम्यूनोकॉम्पिटेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और अडल्ट है, अडल्ट है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और चिल्ड्रन है, मतलब कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इम्यून सिस्टम उसका कॉम्पिटेंट है, तो हम लोग उसमें ओरल एंटी वायरल्स देंगे, ओरल एंटी वायरल देंगे। एसाइक्लोवीर की डोज होती है हमारे पास 800 mg, और फैमसीक्लोवीर की होती है हमारे पास डोज 500 mg। ये दोनों हमने 5 days के लिए देनी है ओरल में। इन ओरल कंडीशन में। ठीक है, जो एसाइक्लोवीर होते हैं ना वो 5 times पर डे देते हैं, जबकि जो हमारे पास एफएमसीक्लोवीर होती है ना ये देते हैं 3 times पर डे। ठीक है, ये उन किन पेशेंट्स में देनी है जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्पिटेंट हो। ठीक है, और फिर एंटीवायरल्स जो है ना हम लोग
आईवी एंटीवायरस किन पेशेंट्स में देते हैं? उन पेशेंट्स में देते हैं जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हों, ठीक है, जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो, उनमें आईवी एसाइक्लोविर देंगे। तब तक देंगे जब तक कि इनके जो लीजन्स है ना वो क्रश ओवर ना हो जाए, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडली हम लोग क्या देते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं। सेकेंडली वेरिसुला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब ये वेरिसुला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स कब देंगे? आइडियली जो है ना अगर पेशेंट जो है ना इसका एक्सपोजर हुआ हो किसी ऐसे पर्सन से जिसको चिकन पॉक्स है, तो उन पेशेंट्स में हम लोग वेरिसुला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं विदिन 7 डेज़ में। अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ इसको, लेकिन एक्सपोजर उसका उन पेशेंट के साथ हुआ है जिसको चिकन पॉक्स है, तो उसमें हम लोग वेरिसुला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं, ठीक है। और मेनली 10 डेज तक दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें इन्फेक्शन ना हुआ हो अभी तक, ठीक है। इसके अलावा उन पेशेंट में देते हैं जो कि कॉमन रूम शेयर कर रहे हो, लेकिन जो उसके साथ जो रहता हो पर्सन उसको चिकन पॉक्स हो, उसको चिकन पॉक्स हो, तो उन पेशेंट में देने हैं। प्रेग्नेंट वुमेन में देने हैं, ठीक है। न्यू बॉर्न में देने हैं जिनमें प्री मैच्योर बर्थ हुई हो लेस देन 28 वीक्स, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन अगेन वेरिसुला जोस्टर वायरस वैक्सीन है जो कि हम लोग चिल्ड्रन में और अडल्ट में देते हैं। चिल्ड्रन में बेसिकली कब दी जाती है? फर्स्ट डोज इसकी दी जाती है आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज में, ठीक है। और सेकंड डोज इसकी कब दी जाती है? एट द एज ऑफ अबाउट 4 to 6 ईयर। 2 डोजेज़ होती हैं चिल्ड्रन। और अडल्ट में भी दो डोजेज़ होती हैं, लेकिन जो है ना दोनों जब भी देनी है 1 मंथ अपार्ट देनी है, मतलब दोनों डोजेज में सिर्फ 1 मंथ का डिफरेंस हो, ठीक है। सेकेंड, ये हमने बात कर ली चिकन पॉक्स वायरस से। इसमें आपने क्या याद रखना है? टेयर ड्रॉप वेसिकल्स एंड प्रोराइटिक, ठीक है। सेकेंडली अब हम लोग बात कर लेते हैं शिंगल्स की, जो कि हमारे पास सेकेंडरी इन्फेक्शन है हर्पीज जोस्टर का। शिंगल्स बेसिकली जब होते हैं कि प्राइमरी इन्फेक्शन इसका कभी हुआ हो, फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो लेटर लाइफ में, फिर ये जो है ना जो डिजीज करवाएगा उसको हम लोग कहेंगे शिंगल्स हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि रिएक्टिवेशन होती है वेरिसुला जोस्टर वायरस की। अगर प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या होता है कि ये हमारे पास ये वेरिसुला जोस्टर वायरस जो है ना हमारे पास डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन में जाके छूट जाता है। डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन ऑफ सेंसरी नर्व्स में जाके छुप जाता है, सही से इरेडिकेट नहीं होता और अपनी डोरमेंट स्टेट में चले आता है। जब वो डोरमेंट स्टेट में चले गया और लेटर इन लाइफ जब वो रीएक्टिवेटेड हुआ, तो फिर वो जो करवाएगा वो उसको जो डिजीज़ करवाएगा उसको हम कहेंगे शिंगल्स, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? मेनली एल्डरली में मिलेगा, जाहिर सी बात है रिएक्टिवेशन तो बाद में ही होती है, तो ये एल्डरली एज में मिलेगा। और इसमें जो रैश मिलेगा ना उसको हम लोग कहते हैं डर्माटोमल रैश। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन ऑफ सेंसरी नर्व्स में जाके डोरमेंट स्टेज में रिजाइड करता है, फिर लेटर इन लाइफ रीएक्टिवेट होता है। तो जब ये रीएक्टिवेट होगा तो ये डर्माटोमल रैश अपेयर करेगा। डर्माटोमल रैश जो है ना हमारे पास क्या होता है? यूनिलैटरल होगा और उसी जगह पे रिस्ट्रिक्ट होगा, उसी सेंसरी नर्व पे जिस पे ये रिजाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो मेनली जो है ना थोरेसिक वाली जो होती है ना वो अफेक्टेड होती है, जो थोरेसिक नर्व्स होती हैं, थोरेसिक डर्माटोम्स होते हैं, वो अफेक्टेड होती मेनली। तो उसी साइड पे हमें जो भी नर्व इन्वॉल्व होगी, जो भी सेंसरी नर्व में वो रिजाइड कर रहा होगा जिस भी गैंग्लियन में, तो उसी साइड पे हमें ये डर्माटोमल रैश मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा हमें जो है ना ये रैश जो है ना फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व कर सकता है ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व को। सेकेंडली जो है हमारे पास ये क्या करवाता है? रेमसे हंट सिंड्रोम करवाता है। रेमसे हंट सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि जब वायरस जो है ना जेनिकुलेट गैंग्लियन को अफेक्ट करता है, जब वो जेनिकुलेट गैंग्लियन को अफेक्ट करेगा ना तो फिर वो हमारे पास क्या करवाएगा? फेशियल पैल्सी करवाएगा, इप्सिलैटरल लॉस ऑफ टेस्ट करवाएगा, लॉस ऑफ टेस्ट, और इसके अलावा बकल अल्सरेशन करवाएगा। प्लस इसमें ना वेजिकुलर रैशेस मिलेंगे जो कि हमें एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में मिलेंगे,
ठीक है, रेमसे हंट सिंड्रोम। थर्डली जो हमारे पास पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया भी करवा सकता है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया ये बेसिकली उन कॉम्प्लिकेशन है शिंगल्स की, जो कि हमारे पास, जिसमें क्या होता है, परसिस्टेंट पेन होता है 1 to 6 मंथ्स के लिए। रैश हील हो गया है लेकिन उसके बाद 1 to 6 मंथ्स तक पेन रहता है उस पेशेंट को। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या होगा, बेसिकली हमारे पास अर्ली थेरेपी हम लोग करते हैं एसाइक्लोवीर से, एंटी वायरल ड्रग्स से। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया में हम लोग एनाल्जेसिया, एग्रेसिव एनाल्जेसिया दे रहे होते हैं। उसके अलावा गामा पेंटिन दे रहे होते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गई थी कि यहाँ पे जो रैश है ना, जो हमने कहा था ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व को इन्वॉल्व करेगा, ये जो है ना, ये फर्दर इस पर एक्ट करने के बाद क्या करवा सकते हैं, कॉर्नियल अल्सरेशन करवा सकता है और ब्लाइंडनेस भी कॉज करवा सकता है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे वायरल इन्फेक्शंस विदाउट एक्जेंथम। अभी तक हमने जो भी इन्फेक्शंस पढ़े वायरल के, उनमें एक्जेंथम था। जैसे कि हमने पढ़ा मीजल्स पढ़ा, और रूबेला पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, एरिथीमा इन्फेक्शियोजम जो कि पार्वो वायरस B19 की वजह से हो रहा था। उसके बाद हमने पढ़ा एक्जेंथम सेबिटम जो कि हमारे पास हर्पीस की वजह से हो रहा था, हर्पीस वायरस की वजह से। और हमने पढ़ा वेरिसोला जोस्टर वायरस इन्फेक्शंस। मीजल्स और रूबेला में हमारे पास एक्जेंथम के साथ साथ इनथम भी था, बाकी सब में हमारे पास एक्जेंथम था। ठीक है, ये सब वायरल इन्फेक्शंस विद सिस्टमिक वायरल इन्फेक्शंस विद एक्जेंथम थी। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे वायरल इन्फेक्शंस विदाउट एक्जेंथम, जिसमें हमारे पास आ जाता है मम्स, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, डेंगू